नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर्स आईएएस में स्वागत है। मैं आपका साथी अरुण। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ को थोड़ा आगे ले चलेंगे। अगला जो हम स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अगला स्पेक्ट्रम का जो चैप्टर है उसका नाम है द इमरजेंस ऑफ गांधी। अब तक हमने कांग्रेस पढ़ ली, 1857 का रिवॉल्ट पढ़ लिया, अंग्रेज आ गए, सब कुछ हो गया। अब हम बात करेंगे कि गांधी का जो एरा था, कांग्रेस जब स्टार्टिंग में बनती है 1885 में, 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना करी गई। और बनर्जिया करके जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे बॉम्बे सेशन के। उसके बाद 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस का जो मॉडरेट फेज रहता है, जहाँ पे कांग्रेस की मांग केवल एक तरीके से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाहिए था, उनको इन्वॉल्वमेंट चाहिए था, इंडिपेंडेंस भी नहीं चाहिए था, इन्वॉल्वमेंट चाहिए था, पॉलिसीज़ बनाने वगैरह में उनको इन्वॉल्वमेंट चाहिए था थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट आते हैं 1905 में। 1905 में सबसे पहले जब बंगाल विभाजन होता है, उसी टाइम का सेशन होता है तीसरी बार 1905 और 6 के बीच में तीसरी बार ये हमारे जो दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट चुने जाते हैं कांग्रेस के। और इनकी अध्यक्षता में पहली बार दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा पूर्ण स्वराज का नारा दिया जाता है, स्वराज का नारा दिया जाता है। पूर्ण स्वराज तो कांग्रेस का लक्ष्य 1930 में जब जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हुआ था, उससे पहले स्वराज पहली बार वर्ड यूज होता है 1906 वाले सेशन में दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। तो ये उसके बाद फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है 1914-15 तक। ज़्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट फेज रहा, जिसमें आपके लाल बाल पाल ये सारे लोग थे। लेकिन 14-15 के बीच में जब जो दौर था वहाँ पे गांधी जी की एंट्री होती है, एक महान लीडर मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि साउथ अफ्रीका से रिटर्न होते हैं इंडिया में। और फिर एक कांग्रेस का जो गांधीयन एरा है वो एकदम डिफरेंट है, मतलब इन दोनों एरा से बिल्कुल अलग उसमें कुछ होता है। ऐसा क्या होता है हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारे देश को आज़ादी मिलती है। हालांकि पहले के जो भी दो फेजेस रहे हैं उनका भी योगदान रहा, मॉडरेट का भी योगदान रहा क्योंकि शुरुआत उन्होंने करी, एक्सट्रीमिस्ट का भी योगदान रहा क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया। तो अब बात शुरू होती है, उससे पहले का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे कुछ जो मॉडरेट थे उन्होंने बोला कि हमें हमारा दायित्व है अंग्रेजों का साथ देना चाहिए क्योंकि वही रूल कर रहे हैं हम पे। हो सकता है उसके बदले में वो हमें आज़ादी दे दें, हमें कुछ राइट्स, आज़ादी तो नहीं चाहिए थी, राइट्स चाहिए थे, पॉलिटिकल राइट्स वगैरह दे दें। दूसरा एक तबका था जो एक्सट्रीमिस्ट था, इन्होंने भी बोला ठीक है हमें साथ देना चाहिए और इनके साथ लड़ना चाहिए। कुछ हद तक जो एक्सट्रीमिस्ट तबका था वो नहीं था, लेकिन 80% तक मान सकते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने भी बोला कि चलो ठीक है अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, हमारा दायित्व बनता है, उसके बदले में हमसे उनसे खुश होकर वर्ल्ड वॉर 1 में जब ब्रिटेन जीतेगा तो हमारी हेल्प करेंगे, हमें कुछ ना कुछ प्रोविजंस देंगे, इन्वॉल्वमेंट देंगे पॉलिटिक्स में। इसी के चलते एक मोंटफोर्ट रिफॉर्म भी आया था 1917 में। उसमें बोला गया था कि आप लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाएगा इंडियंस को। तो ये एक्सट्रीमिस्ट से वादे किए गए, ये सारे वादे किए गए। लेकिन और एक तबका और था जो इन दोनों से अलग था, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त वाला तबका, चंद्रशेखर आज़ाद और बिपिन चंद्रपाल भी उसी में शामिल हो गए थे, और राम प्रसाद बिस्मिल। ये जो तबका था क्रांतिकारी तबका, रिवोल्यूशनरी, इनका मानना था कि अभी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा है, दुनिया आपस में लड़ रही है और हम इन पे अटैक कर देते हैं, इनकी कमज़ोर हैं अभी ये लोग, इन पे अटैक कर देते हैं और हमें अभी आज़ादी मिल जाएगी। अगर हम अभी कुछ रिवोल्यूशन लेके आते हैं तो आज़ादी मिल जाएगी। हालांकि इनका मकसद मारना नहीं था। भगत सिंह का एक कोट है कि धमाका कभी कभी लोगों को सुनाने के लिए भी करना पड़ता है। तो जो असेंबली पे अटैक किया था भगत सिंह ने, उसमें किसी की हानि भी नहीं हुई थी, उनका मकसद भी मारना नहीं था। लेकिन उनका ये कहना जरूर था कि अंग्रेज अभी कमज़ोर हैं, अगर हम अभी इनको भगाएं तो हमें हो सकता है आज़ादी मिल जाए। उनका पूर्ण मकसद आज़ादी ही था, वो आज़ादी की मांग कर रहे थे।
और तो इनका पूरी तरीके से मानना यही था कि अगर हम इनको अभी खदेड़ते हैं तो अंग्रेज भगाए जा सकते हैं। तो चलिए, ये सारे तबके चल रहे थे। इसी बीच कुछ इंटरेस्टिंग होता है। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी की एंट्री होती है हमारे देश में। महात्मा गांधी 2 साल तक कुछ नहीं करते हैं, 2 साल तक भ्रमण करते हैं देश का, सब कुछ समझते हैं। एक बात है कि लोग एक कहावत है कि अगर कोई वॉर में जब तक लीडरशिप नहीं होगी तब तक आप कोई भी वॉर नहीं जीत सकते। कोई भी रिवॉल्यूशन तब तक सफल नहीं होगी, कोई भी क्रांति तब तक सफल नहीं होगी जब तक उसमें लीडरशिप ना हो। तो ये सब चल ही रहा होता है। लीडरशिप, जो कि वो लीडरशिप आके हमें महात्मा गांधी ने दी, इससे पहले हमारे पास स्ट्रांग लीडरशिप नहीं थी। और अगर लीडरशिप में जो इंटेलेक्चुअल आदमी की लीडरशिप में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, मीडियम वर्ग है, मध्यम वर्ग है, ये जो मध्यम तबका है हमारे देश का, अगर इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए एक मास कलेक्ट करने में, एक भीड़ इकट्ठी करने में, तो रिवॉल्यूशन 100% सक्सेसफुल होता है। सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो महात्मा गांधी की एंट्री होती है जनवरी 1915 में। उसके बाद ये 2 साल तक ये 3 चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। 17-18 के बीच में 16-17 तक 2 साल तो घूमते हैं। फिर 17 से 18 के बीच में, और मतलब रॉलेट एक्ट आने से पहले ये 2-3 चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। एक तो खेड़ा सत्याग्रह, एक तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, एक चंपारण सत्याग्रह। अब क्या होता है, चंपारण बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट होता है। उस समय बिहार नहीं, बंगाल हुआ करता था। बंगाल प्रांत का अभी जो जिसको हम बिहार बोलते हैं, बिहार के डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो किसान होते हैं, जो पीजेंट वर्कर होते हैं, ये लोग विद्रोह कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे 3 खटिया सिस्टम एक चालू किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिगो की खेती, जो नील होता है, इसकी खेती अपने खेत के 1/3 भाग पे, 1/3 पोर्शन पे आपको ये करना ही पड़ेगा। मतलब नील की खेती करनी ही पड़ेगी आपको, नीड हो या ना हो, क्योंकि फार्मिंग का, एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन, उद्योगीकरण अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया होता है। तो ये 3 घटिया सिस्टम के विरोध में बहुत सारे किसान आते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है नील उगाने की, तो हम क्यों उगाए। तो एक राजकुमार शुक्ला नाम के एक व्यक्ति होते हैं बिहार में, वो इनवाइट करते हैं गांधी जी को। और जब गांधी जी को इनवाइट उनके द्वारा किया जाता है, और वो कहते हैं कि आप कुछ करें, आप हेल्प करें। ये पहला आंदोलन होता है गांधी जी का ऑफिशियली, जिसको हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। वहाँ पे गांधी जी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और एक नया सत्याग्रह आंदोलन उसकी शुरुआत करते हैं। चंपारण में ये सारी चीज़ें घटित हो रही होती हैं। इसको पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन बोला गया। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी यूपीएससी में, विच वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस रिवोल्यूशन या सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम, ऐसे करके कुछ आ जाता है। तो पहला जो सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये चंपारण सत्याग्रह था। और किसके द्वारा बुलाया गया था, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। महात्मा गांधी ने चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया था। राजकुमार शुक्ला नाम के एक व्यक्ति द्वारा महात्मा गांधी को बुलाया जाता है। और ये 1917 की घटना होती है। फिर 1918 में एक अहमदाबाद में एक मिल होता है, उसमें जो मिल का मालिक होता है उसके खिलाफ एक स्ट्राइक चल रही होती है मजदूरों की। मजदूरों का मानना होता है कि हमें बोलना होता है कि हमें 50% तक इंक्रीमेंट चाहिए, इजाफा नहीं हुआ है बहुत सालों से उनके अलावेंस में, उनकी सैलरी में, लेकिन मालिक अड़ा होता है हम कुछ नहीं करेंगे। तो महात्मा गांधी पहुंचते हैं, यहाँ पे भी अच्छी भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे वो क्या करते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं। ये पहली हंगर स्ट्राइक, महात्मा गांधी के जीवन की पहली हंगर स्ट्राइक जो थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी। ये 1918 में हुई। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भूख हड़ताल कर देते हैं और फिर बाद में मालिक मान जाता है, तो बीच का एक रास्ता निकालते हैं महात्मा गांधी जी। मोहनदास करमचंद गांधी जी कहते हैं कि 50% मांग थी, चलो ठीक है 50 नहीं 35 रखते हैं, लेकिन आपको माननी पड़ेगी। एक तरफ मजदूर भी मान जाते हैं, उधर वो भी मान जाते हैं, पूरा सेटलमेंट कर देते हैं। ये गांधी जी का दूसरा पड़ाव था। और 1918 में एक और घटना होती है, खेड़ा, एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, खेड़ा सत्याग्रह।
सूखा पड़ा होता है, सूखा पड़ जाता है, तो सूखे की वजह से फसल पैदा नहीं हुई होती है, उसके बावजूद अंग्रेज टैक्स मांग रहे होते हैं। तो महात्मा गांधी कहते हैं नहीं, आपको टैक्स नहीं देना है, और एक स्ट्राइक करते हैं। इसमें सबसे मेन रोल निभाते हैं सरदार पटेल। वहाँ की जो महिलाएं होती, उन्होंने सरदार पटेल जो थे, इनको उसी टाइम पहली बार सरदार कह के पुकारा था, इसीलिए इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ा। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। और ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन, कि हम सहयोग नहीं कर रहे तुम्हारे टैक्सेशन की पॉलिसीज में। ये गांधी जी का तीसरा आंदोलन था। अब धीरे धीरे ये सब चलता रहता और गांधी जी की छवि जो है यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। गांधी जी की छवि बहुत ऊंची हो जाती है अफ्रीका से आने के बाद। जैसे पहले इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, पहली भूख हड़ताल, सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस, पहला चंपारण सत्याग्रह 1917 में, 1918 में मिल स्ट्राइक, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, उसमें सरदार पटेल का इन्वॉल्वमेंट। और पहला नॉन कोऑपरेशन ये था, पहला नॉन कोऑपरेशन आपका खेड़ा सत्याग्रह, पहला सिविल डिसोबीडियंस आपका चंपारण, पहला हंगर स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो ये तीन बड़े बड़े इवेंट गांधी जी के द्वारा लीड करे जाते हैं और ये सफल रहते हैं। अब आएगा, अब थोड़ा थोड़ा लोगों के नज़रों में गांधी जी आने लगते हैं कि हाँ यार, इस बंदे में दम है, ये तो काम करवा रहा है। और सबसे बड़ी बात होती है, गांधी जी सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलना बताते हैं। ना लड़ाई करनी है, कुछ नहीं करना है, आपको सच बोलना है, सच पे टिके रहना है। और इसी के दम पे वो सारे जितने भी आंदोलन होते हैं उसको सफल बनाते रहते हैं। अब लोगों की नज़रों में आने लगते हैं, ना तो खून खराबा करवा रहे हैं गांधी जी, ना तो लड़ाई लड़वा रहे हैं, ना लड़ रहे हैं, उसके बावजूद जीत दिला रहे हैं। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ना उठाई तलवार ना ली कभी ढाल। वही वाली कहानी सच में थी। महात्मा गांधी एक ऐसी पर्सनैलिटी थे। यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के जो ये तीनों नॉन कोऑपरेशन और खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ आपका, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हंगर स्ट्राइक हुई, और जो सिविल डिसोबीडियंस चंपारण सत्याग्रह हुआ, इससे क्या क्या मिला। तो गांधी जी को क्या मिला? गांधी जी की एक तो पॉपुलैरिटी हो गई और लोगों में भरोसा जगा, स्पेशली जो यूथ था उस समय का, इंटेलेक्चुअल यूथ था, उसके मन में भरोसा आया कि हाँ ये बंदा ठीक है, ऐसे भी हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं। उसके बाद अब याद करिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मोन्टफोर्ड रिफॉर्म 1917 में एक रिफॉर्म आता है। इसमें बोला जाता है कि अगस्त माह में रिफॉर्म आता है, मोन्टफोर्ड अगस्त भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। उसमें बताया गया था कि ये हम वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म होगा तो उसके बाद अगर हम जीतेंगे तो आपको पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी देंगे, लेकिन होता है बिल्कुल इसके ऑपोजिट। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो रिवोल्यूशनरी थे उनकी एक बात बिल्कुल ही सच थी, और वो सच हुई भी, लास्ट में साबित भी हुई। जो क्रांतिकारी टाइप लोग थे, जैसे भगत सिंह वाला जो ग्रुप था, इनका मानना था कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो लड़ा किस लिए जा रहा है? वो लड़ा ही जा रहा था कॉलोनिज्म के लिए, इंपीरियलिज्म के लिए, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के लिए। क्योंकि जर्मनी का मानना था कि जितने उपनिवेश बनने थे वो बन गए, अब जिन्होंने बनाए हैं मैं इनको हराकर इनके उपनिवेश लूंगा। तो हम ये चीज एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं कि हम उपनिवेश ही हैं ब्रिटेन का, हमें वो कैसे आजादी दे सकते हैं? क्योंकि वो वॉर ही इसीलिए लड़ा गया था क्योंकि लोग उपनिवेशवाद बढ़ाना चाहते थे और हमने उनका साथ दिया, जो कि हमारी बहुत बड़ी मूर्खता थी। तो ये तो कॉमन सेंस की बात थी, समझना चाहिए था कि वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि लोग जो यूरोपियन वर्ल्ड है, जो अमेरिकन वर्ल्ड है, वो उपनिवेश अपना बढ़ाना चाहते हैं, उपनिवेश ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाना चाहते हैं। जर्मनी का मानना था कि जितने उपनिवेश बनने थे लोगों ने बना लिए, ब्रिटेन ने बना लिए, तो मुझे इससे छीनने के लिए इसको जीतना होगा। तो उसमें तो साथ देना बेवकूफ़ी थी, लेकिन हाँ कुछ भारतीयों ने साथ दिया, सरकार के साथ अच्छे नेचर से पेश आए, लेकिन उसका रिजल्ट इनको अच्छा नहीं मिला। मोन्टफोर्ड रिफॉर्म में जो वादे करे गए थे, आ जाता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ले आया गया। रॉलेट एक्ट में क्या हुआ? एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत जिस पे भी शक हो उसके उठा के रख लो, बिना किसी वारंट के, बिना किसी ट्रायल के,
बिना किसी ट्रायल के किसी को भी उठा के रख लिया जाता था, जेल हो जाती थी, पुलिस वाले उठा ले जाते थे, मारते थे, बिना किसी आरोप के कई निर्दोषों को फंसा दिया जाता था। जो आवाज उठाने की कोशिश करता था उसकी आवाज दबाने के लिए सारा तामझाम किया गया था। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह भी किया, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट निकाला। ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे तब ये चीज डिटेल में पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट आ जाता है तो 13 अप्रैल 1919 में इसी रॉलेट एक्ट के चलते पहले दो तीन दिन पहले सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल नाम के 2 रिवोल्यूशनरी हुआ करते थे पंजाब प्रांत के, इनको उठा लिया जाता है पुलिस के द्वारा। 13 अप्रैल 1919 दिन बैसाखी का था। हमारे कुछ भारतीय लोग जलियांवाला बाग अमृतसर में एक जगह है, वहां पे बैठे हुए शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे और सलाह कर रहे थे। बैसाखी का त्यौहार था कि ये चीज गलत है। वो बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, कोई वेपन नहीं था उनके हाथ में। लेकिन उस समय जनरल जो वहां के जो जनरल हुआ करते थे, जनरल डायर, उन्होंने निहत्थे लोगों पे गोली चलवा दी। जनरल ओ डायर बोलते हैं, उनके हाथ में कमांड थी। चारों तरफ से गोली चलवा दी, बहुत सारे लोगों की जान गई। अगर अंग्रेजों की माने तो वो कहते हैं 349 लोग ही मरे और कुछ लोग घायल हुए, बाकी बच गए थे। अगर कांग्रेस की रिपोर्ट की माने, जो कि हमें मानना भी चाहिए क्योंकि कांग्रेस इंडियन थी, अंग्रेजों पे हम भरोसा नहीं कर सकते, कांग्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1000 के अराउंड कैजुअलिटीज हुई थी उसके, और 1 से 2000 लोग घायल भी हुए थे। बहुत निर्दोषों की जान चली गई। बिल्कुल शर्मसार, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना होती है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाले बाग में। उसके बाद एक कमेटी बनती है, हंटर कमेटी, उसके अध्यक्ष हंटर होते हैं। हालांकि जो ये कमांडर थे जनरल डायर, इनके पद से हटा दिया जाता है, लेकिन इनको ब्रिटेन भेज दिया जाता है। ज़्यादा कुछ सजा वजह नहीं होती है। लेकिन ये चीज़ उधम सिंह एक हमारे रिवोल्यूशनरी थे, उनको बहुत बुरी लगती है। हालांकि बुरी सबको ही लगी, पूरे देश को बुरी लगी, पूरा देश सार हो गया, तराही तराही मच गई, सब दुखी हुए, बहुत ज़्यादा शोक जताया। लेकिन उधम सिंह जी ब्रिटेन जाते हैं। ब्रिटेन में जाकर हंटर कमेटी में जब के तहत जब उसको जनरल ओ डायर को यहाँ से निकाल दिया जाता है और ब्रिटेन भेज दिया जाता है, वहाँ जाके इनकी हत्या कर देते हैं। हालांकि उसके 3 महीने बाद ही उधम सिंह जी को फांसी हो जाती है ब्रिटेन में और वो शहीद हो जाते हैं। जलियांवाला कांड होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे और सप्रेशन अंग्रेजों का बढ़ता रहता है, बढ़ता जाता है। इधर से जितना वो सप्रेस करते हैं भारतीय, उतना ज़्यादा ऊपर उठ के आते हैं। और 1917 में एक चीज़ और बहुत बड़ी होती है, जो रशियन रिवॉल्यूशन होता है, रशिया की क्रांति। रशियन रिवॉल्यूशन से हम ये सीखते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन से पहले जो इंडिया में था, लोगों की डिमांड थी कि हमें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए। लेकिन रशियन रिवॉल्यूशन के बाद से एम बन जाता है हमें सोशियो इकोनॉमिकल आज़ादी भी चाहिए, सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता की भी बातें होने लगती हैं। ये रशियन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे नेशनलिज्म पे। तो पहले केवल राजनीतिक आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद सामाजिक और आर्थिक आज़ादी की भी हम बात करने लगते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फ्रीडम की भी बात करने लगते हैं। 1919 में आता है चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में हम। ये सब चलता रहता है। अब गांधी जी की छवि बहुत बड़ी बन चुकी होती है धीरे धीरे, मतलब लोग जानने लगते हैं कि गांधी जी का क्या रोल रहा। ये मैंने पूरी बैकग्राउंड स्टोरी आपको समझा दी है इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि गांधी जी का क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, क्या खिलाफत आंदोलन था, क्या उसकी भूमिका रही हमारे देश को आज़ादी दिलाने में। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हो सके तो इस लेक्चर को शेयर जरूर करिए, आपका विचार किसी का व्यवहार बदल सकता है। धन्यवाद।